अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम चैप्टर रिव्यू देखेंगे। सो डिटेल में हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे एटम्स को, उसके कंपोनेंट्स को, और जो भी इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ एन एटम। सो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट रिटेनिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो ये सबसे ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, और इसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसमें हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बेसिस है सब मैटर की और केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि इसी को देख के हम एटम को देख के डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं और हमारी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, थेरीज़ की हम बात करें, तो सबसे पहली थेरी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे दी गई थी वो दी गई थी डेमोक्राइटस की तरफ से। डेमोक्राइटस के अकॉर्डिंग इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, और उसने जो वर्ड यूज़ किया था वो वर्ड उसने यूज़ किया था एटॉमस का। उसने वर्ड यूज़ किया था एटॉमस का। उसके बाद थॉमसन ने थ्योरी दी थी 1897 में। डाल्टन ने दी थी आफ्टर डेमोक्राइटस 1803 में, जिसको साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद थॉमसन जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। देन रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियर मॉडल दिया था। बोहर ने 1913 में क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स के ऊपर बात की थी। और उसके बाद जो मॉडर्न हमारे पास थ्योरी है वो वेव मैकेनिकल मॉडल है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी? दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिवाइजिबल एटम्स। उसको लेटर मॉडिफाई भी किया गया, यानी कि सारे के सारा जो मैटर है वो इनडिवाइजिबल एटम से मिलकर बना है। इनडिवाइजिबल यानी कि जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही है। बट मॉडर्न टाइम से वी नो दैट एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम वॉज इनडिवाइजिबल. Atoms of the same element are identical in mass and properties. Atoms combine in whole number ratios to form compounds. Atoms cannot be created or destroyed. So जो मेन पॉइंट था डाल्टन का, उसने यही कहा था कि जो हमारे पास एटम है वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी उसको हम नहीं कर सकते. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक थ्योरी का. तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही हम इनको बना सकते हैं ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री. दैन हमारे पास थॉमसन का मॉडल था जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन. सो उसने कहा था कि हमारी जो एटम है वो एक पुडिंग की तरह है, ठीक है, और उसमें पुडिंग जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे पास उसमें प्लम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की थी. बेस्ड ऑन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जो हमारे पास ट्यूब है उसमें से उसने जो है वो एक तरफ एनोड यूज़ किया था, एक तरफ कैथोड यूज़ किया था, और उसने इसी से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हमें दिए थे. फर्स्ट मॉडल शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. सो इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करवाने के लिए इट वाज द फर्स्ट मॉडल.
देन हमारे पास रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आ जाता है। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे पहले हमें इतना ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर जो था ना एटम्स का, वो बहुत ज़्यादा खोल के नहीं दिखाया गया था। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल से बहुत सी चीज़ों को कवर किया था। जैसे कि इसने, अब सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसने 0.0004 जो है वो सेंटीमीटर की इसने क्या यूज़ की थी, गोल्ड फॉयल यूज़ की थी, बिल्कुल ही स्मॉल उसका जो साइज़ था। और फिर उसके बाद इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया था, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया था जो कि हीलियम न्यूक्लियाई थे, ओके। और इसने इसको इस्तेमाल करके इसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इनमें से कुछ तो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे न्यूक्लियस से टकरा कर, और कुछ जो थे वो सीधे चले गए थे, स्ट्रेट लाइन में चले गए थे पार्टिकल्स, और कुछ जो थे वो क्या हुए थे, थोड़े से एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए थे। तो उसने कंक्लूजन निकाला था कि हमारे जो हमारा न्यूक्लियस है, या दरमियान में जो हमारे एटम के जो मिडिल पार्ट है, वो काफ़ी सख्त स्ट्रक्चर है, और उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया था। उसके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल एक मॉडिफाइड मॉडल है, और इसमें को बहुत सी मिस्टेक्स थी जो हमारे रदरफोर्ड के मॉडल में थी, कि जैसे उसने स्पेक्ट्रम का बताया था कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की वो कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप हो रही है, और उससे तो ये होना चाहिए ना कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी ड्रॉप हो जाए तो फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल ने इस चीज़ को कवर किया था कि किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि देख, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड होते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर लेवल। सो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जब जंप करेगा, तो हमेशा हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा लोअर लेवल की तरफ, ठीक है, यानी कि हाई लेवल से नीचे की तरफ आएगा, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सक्सेसफुली। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी कमियां थी, जिनमें सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो बता दिया था, लेकिन जो हमारे आइसोटोप्स हैं या जो बाकी हायर एलिमेंट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को इसने नहीं बताया था, और सिर्फ हाइड्रोजन तक ही ये कवर कर रहा था उस चीज़ को। बट फर्दर हमने स्टडी करनी थी, तो हमारे पास मज़ीद भी मॉडल्स हैं, जिनमें हमारे पास मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ये श्रोडिंगर ने दिया था, और इसको हम वेव पार्टिकल्स मॉडल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को वेव पार्टिकल के तौर पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एज अ वेव भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं, यानी कि इसने डुअल नेचर को डिस्कस किया था। ऑलराइट, कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या नेचर होती है, कि वो डुअल नेचर में होते हैं। ओके, देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स नॉट फिक्स्ड पाथ। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स्ड पाथ पे नहीं रिवॉल्व कर रहा होता, बल्कि वो ऑर्बिटल्स यानी कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि हम जिस तरह से देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, बल्कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो एक मोमेंट पे किसी जगह पे हैं, दूसरे मोमेंट पे वो किसी जगह पे मौजूद है। तो ये प्रोबेबिलिटी रीजन्स होते हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। मोर एक्यूरेट दैन बोहर एटॉमिक मॉडल, और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था, यानी कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो होते हैं, उसको बोहर ने नहीं स्टडी किया था, बट श्रोडिंगर की जो एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इसको इसने स्टडी किया था। ओके, लेट्स सी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, 1 AMU उसका मास होगा, और इनसाइड द न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन्स नो चार्ज है, मास 1 AMU। इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, नेग्लिजिबल मास एंड ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। Nucleus contains almost all mass of atoms, electrons determining chemical properties. अब हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर को डिस्कस कर लेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है,
ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो दोनों का मिला के नंबर बनेगा वो मास नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर इन अ न्यूट्रल एटम के इक्वल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जिस एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ या गेन नहीं हुआ। डिटर्मिन स्टेबिलिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ एटम्स। अब हम आइसोटोप्स की बात करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर्स बट सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन और जो हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है, ठीक है। कार्बन के कौन से हैं? कार्बन 12 एंड कार्बन 14। एप्लीकेशन जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, रेडियो कार्बन डेटिंग में, मेडिकल इमेजिंग में डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbits. Electrons fill orbitals in order of increasing energy. अब इसमें हमारे पास 2 से 3 रूल्स हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ऑफ पावर प्रिंसिपल, सेकंड हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन है, थर्ड हमारे पास हुर्ट्ज रूल है। डिटर्मिन्स केमिकल रिएक्टिविटी एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेंगे ऑफ पावर प्रिंसिपल को ही। ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके इंक्रीजिंग एनर्जी के तरीके से आपके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, यानी कि जिस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और फिर जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे और जिस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे n+l रूल भी हम अप्लाई करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। उनमें से एक का डिफरेंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अलावा एज़म्यूथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर सेम भी है तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होगा लाजमी तौर पे, ठीक है। या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। देन हम अगर हुर्ट्ज रूल की बात करें, हुर्ट्ज रूल हमारा बेसिकली क्या कहता है? हुर्ट्ज रूल ये कहता है कि आपके एक ही ऑर्बिटल के अंदर, एक ही आपके ऑर्बिट, ये आपका ऑर्बिटल है ना, तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करेंगे कि वो सिंगल जो है वो रहें, ना कि डबल, ठीक है। यानी कि सेम स्पिन के साथ वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रिजाइड होने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि एक ही ऑर्बिट के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है। इसको वो इतने प्रेफर नहीं करेंगे और सिंगल जो रहना जो है ना वो सिंगल ऑर्बिटल के अंदर वो ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे। दैन हमारे पास ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। सो क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 तरह के हैं। प्रिंसिपल है, फिर एज़म्यूथल है, मैग्नेटिक है और स्पिन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और एज़म्यूथल जो है वो हमारा ऑर्बिटल की शेप को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को बताएगा और स्पिन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताएगा। अब हमारे पास, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास एक ऑर्बिट है, उसका नाम है 2px, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 जो है वो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हम p ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, वो तो उसकी जो है वो क्या शेप होगी? स्फेरिकल शेप होगी। और उसके अलावा x जो है वो उसकी मैग्नेटिक कॉपी, x जो है वो उसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि वो p के भी आगे 3 ऑर्बिटल्स है ना, px, py एंड pz, तो वो px में प्रेजेंट है तो वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और स्पिन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी आपको इस तरह से डायरेक्शन नज़र आ रही है तो +1/2 उसका
स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है। SPDF ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट द शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। इसकी जैसे स्फेरिकल होगी, P की डम्बल शेप है, सॉरी मैंने स्फेरिकल पहले कह दिया था, इट्स डम्बल शेप। एंड D की जो है वो क्लोवर लीफ शेप होती है या डिफ्यूज होते हैं। FP इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड और डिफ्यूज शेप्स में आते हैं। देन हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये क्यों हमें इसकी इम्पोर्टेंस का, हमें क्या क्या इसका मतलब अहमियत क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। सो ये फाउंडेशन है केमिकल बॉन्डिंग की, एक्सप्लेन करती है आपको पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। Atomic structure is evolved from simple indivisible particles to complex quantum models. Modern theory provides a deeper understanding of orbitals and atomic behavior. So this was the end of our presentation, and I hope you understood this summary very well. Thanks for listening.